नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और देखो, सीटेट में पेपर दो होते हैं, एक सीटेट पेपर 1 देन सीटेट पेपर 2। देखो, जो सीटेट पेपर 2 है, सो गाइज यहाँ पे सीटेट पेपर 2 में एसएसटी का जो पोर्शन है, ठीक है ना, जी हाँ, एसएसटी वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी यहाँ पे। और मैंने जो है क्लास 6 की हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है। अब यहाँ पे मैं क्लास 7 की जो हिस्ट्री है वो आपको कंप्लीट करा रही हूँ, ठीक है, जिसमें कि यहाँ पे हमारा 5 चैप्टर है, 4 चैप्टर्स इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर है वो है जनजाति, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। जनजाति, देखो जनजातियों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारी जनजाति है, गौंड जनजाति, बहुत सारी जनजाति, ठीक है। चलिए, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सो गाइज, यहाँ से जो है क्वेश्चंस नहीं बनते, देन जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे वो चीज़ मैं आपको जो है दिखाने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, बड़े शहरों में से परे जनजातीय समाज, ठीक है। देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखो ये जनजाति है अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग जो है ये जनजातियाँ हैं। और इनको अलग अलग समुदाय में किसने बांटा हुआ है? ब्राह्मणों ने इन्हें अलग अलग जनजातियों में बांटा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, सो यहाँ से देखो, जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे और मैं सारी चीज़ें आपको कंफर्म बताऊंगी, सब बस आपको मेरे साथ में बने रहना है। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, अलबत्ता दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। देखो, यहाँ से ये आपका क्वेश्चन बनता है कि मैंने कहा ना कि पहले जो ब्राह्मण होते थे, ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्म कांडों को नहीं मानते थे। अगर ब्राह्मण इनको ये कहते थे कि भैया तुम ऐसे नहीं, ऐसे करो, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को इस तरह से जो है आप हैंडल करो, इस तरह बनाओ, लेकिन जो ये होते थे ना जनजाति, ठीक है ना, ये लोग इन ब्राह्मणों की बात नहीं मानते थे, यानी कि इनके कर्म कांडों को नहीं मानते थे। और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातीय कहा जाता है। देखो, असमान वर्गों में भी ये भी नहीं जैसे हिंदू में कि भैया यहाँ पे जो हिंदू में भी बहुत सारी जो है जातियाँ बटी हुई है कि वो जाति फलाना जाति, ठीक है ना, लेकिन ये जो जनजाति है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये एक ही समुदाय में रहती है, ये अलग अलग वर्गों में डिपेंड नहीं थी। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को क्या मानते थे जनजाति लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। और इस चैप्टर से ना 4 से 5 क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में, जी हाँ, बिल्कुल ध्यान रखना आप ध्यान से। ओके, और ये न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजाति कहा जाता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी संग्रह। देखो जैसे इसमें बहुत सारी जनजातियां हैं, ठीक है ना, तो कुछ जनजाति के लोग तो भैया जो है अपने जीवन के लिए कृषि खेतों में काम करते थे, और कुछ लोग शिकार संग्राहक, ओके, ये सब कार्य करते थे, और पशुपालन ये सब कार्य करते थे। क्लियर है ना? चलिए, आपको क्लियर दिख रहा है? बिल्कुल परफेक्ट एकदम। प्राय वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। देखो, खानाबदोश जनजातियां वो होती है जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती है, कि अभी तो ये इस जगह है और फिर दूसरी जगह रहने लगी जाकर, तो वो होती है खानाबदोश जाति, और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, ठीक है। मैंने कहा ना, जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाह पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। देखो, मैंने कहा ना आपको कि हम इस चैप्टर को स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे, और यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, देन आपको सारी चीज़ें किस स्टोरी के माध्यम से बताई जा रही है। तो हम जनजाति की बात कर रहे हैं, जिसमें खानाबदोश जनजाति ऐसे है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि खानाबदोश जनजाति ये किस तरह की जनजाति है? तो ये एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। ओके, ये आपकी खानाबदोश जनजाति है। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली, सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जो जाति है, देखो, कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी होता था। अभी देखो कि भैया आपको पता है कि सभी अपनी अपनी अलग अलग जाति के माध्यम से रहते हैं, कि और जो यहाँ पे जाति
ठीक है ना, यानी कि बहुत अधिक शक्तिशाली, पावरफुल होती थी, उनके साथ उनका टकराव भी होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को इन्होंने बचाया। ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपने विविध किस्मों की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर डिपेंड हो रहे हैं। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। देखो, जो यहाँ पर जाति है और जो जनजातीय समाज है, दोनों ये अपने जो है साथ में दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी। अब आप ही बताइए, आपके जो है पड़ोस वाले हैं तो बिल्कुल कभी ना कभी वो आपके काम आ ही जाते होंगे, बिल्कुल अक्सर आते हैं, भैया पड़ोस ही काम आता है और कौन आता है। तो यही बात इसमें कही गई कि जो जाति है और जो जनजाति है, ये समाज दोनों एक दूसरे पर डिपेंड थे। टकराव और निर्भरता के संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। ठीक है, अब हम देखेंगे जनजातीय लोग कौन थे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। जनजातीय लोग कौन थे? जैसे मैंने बताया जनजातीय लोग कि ये जो है ब्राह्मणों की कोई भी परंपरा नहीं मानते थे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही मन से और अपने ही दिमाग से सारी चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू करते थे। ठीक है ना। चलो, समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का भी संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके, चलिए अभी यहाँ पर देखो, जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। देखो, जो जनजातीय लोग हैं भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। ठीक है ना, किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। जैसे पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थे। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका कि ये क्वेश्चन बनता है कि खोखर जनजाति कहाँ की है, किस राज्य की है? तो खोखर जो जनजाति है वो पंजाब की, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, पंजाब की खोखर जनजाति कहाँ की है? पंजाब की है। 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी ये खोखर जनजाति? 13वीं से 14वीं। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली कौन सी जनजाति थी? खोखर जनजाति। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान रखें। यहाँ बाद में गट्खर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। फिर बाद में देखो यहाँ पर पंजाब में गट्खर लोग, फिर खोखर जनजाति के बाद में जो है गट्खर लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उनके जो मुखिया है कमाल खान गट्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, उनके मुखिया कमाल खान गट्खर को बादशाह अकबर ने, तो भैया जो है किसने खान गट्खर को बाद जो है किसने मनसबदार बनाया था? अकबर ने बनाया था। इस तरह याद रखें। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले जो है लगाहा और अरगुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था, उत्तर पश्चिम में से एक और विशाल। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको खोखर जनजाति। जो जनजाति है वो पंजाब से रिलेटेड है। ठीक है ना, और ये 13वीं से 14वीं सदी के दौरान बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गट्खर लोग यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। गट्खर लोग को मनसबदार बनाए किसने? बादशाह अकबर ने। ये सारी चीज़ें ध्यान रखना। ओके, अभी यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट है, देखो, एवं शक्तिशाली जनजातियां थी बलोच। देखो, अब बलोच जनजाति के बारे में पढ़ेंगे। शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। बलोच ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। तो यहाँ से ना आपका जो सीटेट पेपर 2 होता है SST का पोर्शन, ठीक है, आपको पता है कि वहाँ पर जो है क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कैसे, ऑप्शंस वाइज। ठीक है ना, नीचे बहुत सारे ऑप्शंस देंगे और आपको पूछा जाएगा कौन सा कथन सही है। ओके, तो बलोच के बारे में विचार कीजिए, बलोच जनजाति के बारे में। तो देखो, ये जो है बहुत ही पावरफुल जनजाति थी, ध्यान रखें। और ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। इस चीज़ को ध्यान रखें।
रखें। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। तो देखो बलोच, यहाँ पे हमने बलोच जनजाति के बारे में पढ़ा। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। फिर अब पढ़ेंगे हम पश्चिमी हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है गड्डी गडरियों की जनजाति कहाँ पे रहती थी? पश्चिमी हिमालय में। ध्यान रखें, उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। फिर यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि नागा और अहोम ये जो जनजाति है ये कहाँ पर रहती थी? उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तरी पूर्वी भाग में। इस चीज को ध्यान रखें। यहाँ से देखो बलोच जनजाति से क्वेश्चन बनेगा, गड्डी गडरियों से क्वेश्चन बनेगा, नागा अहोम जनजाति से क्वेश्चन बनेगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है एक्चुअली ये कहाँ कहाँ पर निवास करती थी। ठीक है, मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक यहाँ पे देखो चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। अब देखो यहाँ पे चेर जनजाति, यहाँ से पूछा जाएगा कि चेर जनजाति कहाँ पे किन इलाकों में रहती थी? तो यहाँ पर ध्यान रखें बिहार और झारखंड। ठीक है ना। फिर देखो बादशाह अकबर के बहुत ही फेमस सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया, यानी कि उन्हें हराया। तो ध्यान रखें जो चेर जनजाति है वो किन इलाकों में रहती थी? बिहार और झारखंड। फिर यहाँ पर क्या हुआ? बादशाह अकबर के बहुत ही फेमस सेनापति हुए राजा मान सिंह, और कब इन्होंने, ये तारीख भी ध्यान रखें, 1591 में। ठीक है ना, इन्होंने चेर लोगों पर हमला किया और इनको परास्त कर दिया। उन्हें लूट कर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया। ठीक है ना। फिर लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। तो जो अकबर यहाँ पर जो बादशाह अकबर है, तो देखो उनका जो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध जो है राजा मानसिंह अधिकारी थे। ठीक है, तो भैया जी उन्होंने क्या किया, उनके जो सेनापति थे उन्होंने जो है इन चेर लोगों पर हमला किया और इनको लूट लिया, अच्छा खासा जो है इनका माल यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। फिर यहाँ पर औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों पर, ठीक है ना, कब्जा भी किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ भी बना लिया। किस जनजाति को? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस जनजाति को अकबर, मुगल या फिर जो यहाँ पर ये मुगल लोग थे, ठीक है ना, इन्होंने किस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया? वो है यहाँ पे चेर जनजाति। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संथाल थे, यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में। यहाँ से अब ये क्वेश्चन बनेगा कि जो संथाल जनजाति, मुंडा और संथाल, देखो संथाल इस तरह से बनता है। ठीक है, यहाँ पे तो जो ये संथाल, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा। मुंडा और संथाल जनजाति कहाँ पे रहते थे? ये आपके उड़ीसा और बंगाल में। ध्यान रखें। ठीक है ना, कहाँ पर रहती थी? उड़ीसा और बंगाल में रहती थी मोस्टली, ध्यान रखना इसको। ओके, अभी देखो यहाँ पे कुछ और नई जनजाति है, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में रहती है ये, ठीक है ना। जैसे हम बात करें, जैसे कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो कोली है और जो बेरात है, ये जो जनजाति है कहाँ पर रहती थी? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर। ध्यान रखिए प्लीज। सो प्लीज 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 हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, ध्यान लगाए रखिए और अच्छे से चीज़ों को याद करें। तो यहाँ से जनजातियों से ये क्वेश्चन बनेगा कि जो कोली और बेरात जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती थी? कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों पर। ओके, फिर कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे और यहीं पर कर्नाटक और महाराष्ट्र में तो करती थी, लेकिन कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों का विशाल आबादी थी यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे भील जनजाति के बारे में। भीलों की बड़ी जनजाति ये जो है पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। कहाँ पे? यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भीलों की जो जनजाति है वो कहाँ पे रहती थी? पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी के अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने। ठीक है, मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो अभी देखो, अभी पहले तो हम भीलों की जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भीलों की जो जनजाति है कहाँ पे निवास करती थी? पश्चिमी और मध्य भारत में। ठीक है, ये 16वीं सदी के अंत आते आते इनमें कई एक जगह बसे हुए खेतीहर और यहाँ तक कि जमींदार भी बन चुके थे भीलों की जनजाति के।
और ये लोग शिकारी संग्राहक भी बने थे, जो भील जनजाति लोग थे। फिर यहाँ पर जो है बात करते हैं हम किसके, गोंड जनजाति की। तो गोंड जनजाति छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में ये लोग रहते थे, ठीक है ना, फैले हुए थे, तो ध्यान रखें। ओके, अब बात करें खानाबदोश और घुमंतु लोग कैसे रहते थे। देखो खानाबदोश मैंने आपको बताया ना कि खानाबदोश किनको कहा जाता था। खानाबदोश में लोग होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, ठीक है। खानाबदोश और घुमंत लोग कैसे रहते थे। खानाबदोश चारवाहे अपने जानवरों के साथ में दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर डिपेंड था। वे खेतीहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और साथ में जो है ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय भी करते थे कुछ खानाबदोश, ठीक है ना। इस तरह से ध्यान रखिए खानाबदोश के बारे में जो है क्वेश्चंस बनता है एग्जाम में कि खानाबदोश और घुमंत लोग कैसे रहते थे। तो ये जो है जो चारवाहे जानवर हैं इनके साथ में दूर दूर तक घूमते थे। मैंने कहा ना उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारित उत्पादों पर डिपेंड था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे देखो घुमंतु व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुँचाते थे, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखो, अभी यहाँ पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, आगे नेक्स्ट है जानवरों पर सामानों की जो ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते में सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। कौन यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं हम, किनके, खानाबदोश, ठीक है ना। वो लोग क्या क्या करते थे, जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते थे, सामानों की खरीद फरोख्त करते रहते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो खानाबदोश थे, ठीक है, उनका कारवा क्या कहलाता था, टांडा कहलाता था। सो प्लीज़ आप इसे याद रखिए। ओके, फिर यहाँ पर देखो बात कर रहे हैं सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बंजारों के ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह जागीर ने अपने जो है संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खादानों की ढुलाई का काम भी करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज भी ढोते होंगे, ठीक है। चलिए बंजारे, तो यहाँ से तो कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। जहाँ से क्वेश्चंस बनेगा फाइनली वो चीज़ मैं आपको दिखा दूंगी। अभी देखो कई पशुचारी जो जनजातियां थी वो मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम भी करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंत सादागारों का काम करते थे। हम बात कर रहे हैं किनकी, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मनसबदारों की, ठीक है ना। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो ये लोग कैसे रहते थे, किस किस जो है चीज़ का किस किस को पालते थे, मवेशी या जो है मछली वगैरह, मवेशी, घोड़े, जानवर, ठीक है ना, उनको पालने का कार्य करते थे। बदलता समाज, नई जातियाँ और श्रेणियाँ। अब देखो भैया जी, समाज भी बदलता है बिल्कुल, जैसे कि आपके जीवन में लगातार कुछ ना कुछ चेंजमेंट होता रहता है ना। आपका जीवन भी तो निरंतर बदलता रहता है, परिवर्तन होता रहता है आपके भी जीवन में। ऐसे ही बदलता समाज, नई जातियाँ और यहाँ पे श्रेणियाँ। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की ज़रूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियाँ उभरने लगी। उदाहरण के लिए जैसे ब्राह्मणों के बीच नई जातियाँ सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियाँ और सामाजिक समुदायों को जाति विभाजित भी समाज में शामिल कर लिया गया। अब देखो जैसे जैसे समाज बदलता गया, जैसे जैसे आगे का दौर बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग और भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते गए, तो वो लोग क्या करते गए, फिर यहाँ पर अपने अपने अनुसार रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना, और भी पावरफुल हो गए और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त
शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। जो है वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का भी आधार बनी। वर्तमान तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली ताल्लुक में स्थित उय्याकोडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन इसमें मिलता है। ठीक है, यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं। फाइनली यहाँ पे देख लो 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नई राजपूत गोत्र की ताकत में काफ़ी इजाफा हुआ। वे हुण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। वैसे यहाँ से भी कोई क्वेश्चंस नहीं बनेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो चीज़ मैं आपको कराऊंगी। तो चलो अब हम पढ़ेंगे नज़दीक से एक नज़र गौंड जनजाति के बारे में। हाँ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ओनली हम उसी चीज़ को यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना, पढ़ेंगे यहाँ पर हम गौंड जनजाति के बारे में। देखो, गौंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। कहाँ पे रहते थे? गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। में स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा कि गौंड जनजाति के बारे में विचार विमर्श कीजिए। तो नीचे ऑप्शंस होगा A, B, C, D और नीचे होगा कि कौन सा कथन सही है। ध्यान रखिए, ये लोग विशाल वन प्रदेश में रहते थे और ये स्थानांतरित खेती कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गौंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। ये लोग कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या फिर यहाँ पर राय होता। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही, उसी समय कुछ बड़े गौंड राज्य छोटे गौंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गंडकटवा के गौंड राज्य में 70,000 गांव थे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा गौंड जनजाति पहले तो ये कि कहाँ पे रहती थी, ये क्या करती थी, क्या नहीं करती थी, ये सारी चीज़ें और मैंने आपको बता दिया। और मैंने कहा ना ये स्टोरी के थ्रू पढ़ने पड़ेंगे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य जो है यहाँ पे गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गौंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुणे 84 गांव यानी कि 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। ठीक है ना, चलिए अभी यहाँ पर देख लीजिए। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, जो 12-12 गांव को मिलाकर बनते थे। 12-12 यानी 24। ठीक है ना। बड़े राज्यों के उदय ने गौंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान सामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गौंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। यहीं पर गौंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। इसलिए गढ़कटवा के गौंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा शालवाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। ठीक है ना, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखें। चलो हाँ, अब यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखो, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं नहीं कराऊंगी। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं में गढ़कटवा पर हमला किया, जहाँ पे रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण किया। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, रानी दुर्गावती ने जब इसका जमकर सामना किया तो उसकी हार हुई। उसमें एक नक्काशीदार दरवाजा गौंड जनजाति बस्तर क्षेत्र मध्य प्रदेश करने की बजाय वो क्या हुआ, मर जाना बेहतर समझा उसने। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ क्या हुआ, मारा गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए। गढ़कटवा एक समृद्ध राज्य था। देखो,
जो यहाँ पर गढ़कटवा था वो एक क्या था, बहुत ही फेमस राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में भी खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट के बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हाथियाँ लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष 20 नारायण के चाचा जो है, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है इसलिए आगे बढ़े। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात है, आखिरकार जिसका इंतज़ार था वो घड़ी आ ही चुकी है। अब हम बात करेंगे अहोम के बारे में। अहोम जो जनजाति है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, हम चर्चा करने वाले अहोम लोग, अहोम जनजाति की चर्चा करेंगे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ गए। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पे यही बनता है, देखो यहाँ से ना आपका CTET में बहुत क्वेश्चन बनता है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मैं बताऊंगी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, अहोम लोग कहाँ से कहाँ पर रहते थे। तो ये म्यांमार से आकर 13वीं सदी में, ध्यान रखो कौन सी सदी है, 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वाम्य लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। कि इन्होंने अहोम जो जनजाति है, इन्होंने भूया यानी कि भूस्वाम्य लोगों की जो पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी ना, उन्हें तो नष्ट कर दिया और फिर इन्होंने अपना एक नया राज्य बनाया यहाँ पर। और फिर देखो 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चूटियो 1523 और कोचहाजो 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो अहोम से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने कहा पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, ये लोग कहाँ से आकर कहाँ पे बसे, म्यांमार से आकर 13वीं सदी में, कौन सी 13वीं सदी में, ब्रह्मपुत्र आकर बसे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी के पास में। फिर इन लोगों ने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी व्यवस्था को छोड़ दिया और अपना नया राज्य बनाया। फिर आते आते 16वीं सदी की बात, ठीक है ना, इन्होंने चूटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही, इतने वर्षों पहले, आग्नेय अस्त्रों का भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि आग्नेय अस्त्रों का जो इस्तेमाल है वो किसने किया, कब किया। तो देखो यहाँ पे 1530 के दशक में अहोम जो जनजाति है उन्होंने ही आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया, ध्यान रखें। फिर आते आते 1660 तक वे उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में भी सक्षम हो गए। यानी कि यहाँ पर देखो भैया जी, इन लोगों ने आग्नेय अस्त्रों का भी इस्तेमाल किया और इन लोगों ने बारूद और तोपों का भी निर्माण किया। यहाँ से क्वेश्चंस बनता है, ठीक है ना, आपका ध्यान रखें। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। फिर 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। अहोम जनजाति से बहुत क्वेश्चंस बनता है। आइए अभी यहाँ पर और भी चर्चा है अहोम जनजाति के बारे में। अहोम राज्य बेगार पर डिपेंड था। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, अहोम जनजाति किस पर डिपेंड था, बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, बेगार पर निर्भर था। राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो देखो मैंने कहा ना, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं अहोम से। अहोम की पूरी हिस्ट्री आपको ये पूरी स्टोरी पढ़नी होगी। पहले तो ये क्वेश्चन बनेगा किस पर डिपेंड था अहोम राज्य, बेगार पर। फिर ये बनेगा राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे कौन कहलाते थे, पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना भी की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी आते आते प्रवाद पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रीकृत हो चुका था यहाँ पर, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा सारी चीज़ें यहाँ पे। अभी देखो नेक्स्ट है, लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुट गए। कौन, अहोम जनजाति के लोग। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए।
ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चावल की खेती भी करते थे अलग अलग तरीक़ों से। अहम समाज कुलों में विभाजित था, किस में, ध्यान रखो, अहम समाज विभाजित था किस में, कुलों में, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन्हें क्या कहा जाता था, खेल कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैंने कहा था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थी, इसलिए अहम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्राय कई गांव होते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकेगा, ठीक है ना। अभी देखो यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। शुरुआत में अहम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान में दी गई। शिव सिंह 1714-44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा था। फिर इन्होंने अपना हिंदू धर्म अपना लिया, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना इनकी जो राजनीति समाज था उन्हें नहीं छोड़ा, ठीक है। अहम समाज एक बहुत ही अत्यंत प्रियकर समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी, नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहम भाषा में और फिर असमियों में लिखा गया था, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो निष्कर्ष, वैसे ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ मैंने पढ़ाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चंस आपके किस तरह से बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, यहाँ पे क्लियर है ना, ओके। सो आज के जो है सेशन आपको कैसा लगा, आई होप बेस्ट लगा होगा, अच्छा लगा होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही अच्छा था, मस्त यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट लेके आते हैं 6 चैप्टर, और आज जो है 5 चैप्टर था, जनजातीय खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हमने इनके बारे में चर्चा की, अलग अलग जनजातियों के बारे में चर्चा की, और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात ये है कि कौन सी जनजाति कहाँ पे रहती है, जैसे गौंड जनजाति, भील जनजाति, बहुत सारी जनजाति, ठीक है ना। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी एंड समझ भी आ गया होगा। सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।